ठीक है, तो ये चीज जो आप लोग पूछ रहे थे, एक तो मुझसे जो क्वेश्चन पूछा गया, एक तो सब्सक्रिप्शन के बारे में पूछा गया, और ये बोला गया कि जो भी मिलता है, जो भी रिसीट्स होती है, क्या हम उसको इनकम मान सकते हैं क्या? ये दो क्वेश्चन है। तो जो पहला क्वेश्चन है कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है, उसके बारे में आपको बता दूं। सब्सक्रिप्शन को हम एक मान सकते हैं कि हर महीने या हर वर्ष, एनुअली, प्रतिवर्ष या फिर मासिक, हर महीने के हिसाब से जो सदस्यता शुल्क आप लेते हैं, मेंबर्स बनाते हैं, उनसे जो शुल्क लेते हैं आप, उसको हम सब्सक्रिप्शन कह सकते हैं। कुछ लोग इसको मेंबरशिप फीस कह सकते हैं, कुछ लोग इसको सब्सक्रिप्शन कह सकते हैं। आप जैसे कुछ, पहले तो आजकल तो लोग इतना नहीं खरीदते, पहले आपको मैगजीन है, मैगजीन को सब्सक्राइब करते हैं, बाय पोस्ट आती थी, तो उसके ऊपर वो जो साल भर का या 3 महीने का या 2 साल का, 3 साल का जो आप उसमें चार्जेस पे करते थे, उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। मैगजीन को सब्सक्राइब करना बोलते हैं कि आपने उसको सब्सक्राइब किया। तो सब्सक्रिप्शन एक तरह का शुल्क है, एक तरह का चार्ज है, जो आप किसी क्लब में या किसी ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटीज को, उसकी सुविधाओं को यूज करने के लिए जो आप पे करते हैं, उसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? नो सर। चंदा, चंदा कहा गया है इसको, तो चंदा भी हम कह सकते हैं, तो वॉट एवर इट इज, ठीक है, ये हम चंदा। तो ये आप बेसिकली है क्या, ये आपको उस वही लोग देते हैं सब्सक्रिप्शन। देखिए, एक तो ये होता है कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को चंदा दे रहे हैं, तो वो हम उस संस्था की सर्विसेज को यूज करें नहीं करें, हम लोग ध्यान दे देते हैं, वो एक तरह का दान होता है। लेकिन सब्सक्रिप्शन वो लोग देते हैं जो उस सुविधा को इस्तेमाल कर रहे हैं, वही लोग देते हैं। सब्सक्रिप्शन हर कोई नहीं देता, और हर एक से सब्सक्रिप्शन मांगा भी नहीं जाता। सब्सक्रिप्शन वही लोग देते हैं जो उस क्लब की फैसिलिटीज को, सुविधाओं को यूज करते हैं, उनसे सब्सक्रिप्शन लिया जाता है। दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। और डोनेशन तो किसी से भी दिया जा सकता है। मेंबरशिप फी और सब्सक्रिप्शन इसमें होता है। क्या चीज? मेंबरशिप फी और सब्सक्रिप्शन। मेंबरशिप फीस और सब्सक्रिप्शन एक ही चीज है, वही मैं कह रहा हूँ। मेंबरशिप फीस और सब्सक्रिप्शन एक ही बात है, दोनों एक ही जैसे, ठीक है। तो जब आप किसी को सब्सक्रिप्शन देते हैं, मतलब आप उसको मेंबरशिप फीस देते हैं, ये एक चीज है। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए। यस सर। यस सर। दूसरा पॉइंट आपने मुझसे ये पूछा है कि जो हमको मिल रहा है, जो आवक हो रही है, क्या वही हमारी आमदनी है? ऐसा नहीं है। हम मशीनरी बेच सकते हैं, मशीनरी बेच के जो पैसा मिला, हमने 5,000 की मशीनरी बेची और 5,000 रुपए मिल गए, तो क्या हमारी आमदनी है? आमदनी तो नहीं है। वो आ रहा है पैसा, लेकिन वो इनकम नहीं है। इनकम किसको कहते हैं? जो हमने अर्न किया, अर्जित किया, उपार्जन किया है जिसका। कैसे किया उपार्जन? हमने सर्विसेज दी है किसी को, हमने किसी को कोई फैसिलिटी दी है, हमने किसी को कोई सामान बेचा है, उससे जो हमें मिलता है, उसको हम इनकम कहते हैं। तो एसेट बेच के, किसी ने लैंड बेची, तो लैंड बेच के जो प्रॉफिट कमाया, उसको तो आप कह सकते हो प्रॉफिट है। लेकिन अगर लैंड बेची है और लैंड बेच के उसको जो पैसा मिला है, वो इनकम थोड़ी, वो इनकम नहीं है। इज दैट ओके? मेरी आवाज स्लो आ रही है, तो मैं आवाज को ठीक करूँ। आप ठीक है? थोड़ी सी आवाज की नहीं, मतलब कैसा? हाँ, ठीक आ रही सर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी पैसा आपको मिल रहा है, वो इनकम नहीं कह सकते हैं कि जो मिल रहा है सब इनकम। तो आप पैसा लोन भी ले सकते हो, लोन लेते हैं तो भी पैसा आता है, वो भी इनकम नहीं। इज दैट ओके? यस सर। यहाँ तक किसी को कोई चीज डाउट है तो क्या पहले तो ये बात दिमाग से निकाल दे कि जो भी आ रहा है वो इनकम है, जो भी आ रहा है वो इनकम है, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? जैसे कोई संपत्ति है सर, मान लीजिए सर 20,000 की, अगर वो मार्केट में सर 19,000 की ही बिकी, तो सर 1,000 का हमारा पे कहला जाएगा? भाई, अगर हमने ज्यादा में बेची है कोई संपत्ति, तो जितने ज्यादा में बेची है, वो आमदनी, जो प्रॉफिट कमाए, वो आप उसको कह सकते हो इनकम। लेकिन जो संपत्ति दी है और उतने की, वो थोड़ी हमारी इनकम। और हमने लोन लिया, वो भी, उसमें भी पैसे आते हैं, तो वो भी इनकम थोड़ी है। तो जो भी आवक है उसको इनकम नहीं कह सकते। आवक तो आमदनी की भी होती है, इनकम भी होती है, एसेट्स बेच के भी आती है, लोन लेके भी आती है, तो हर तरह की आवक इनकम थोड़ी है। जो भी आ रहा है वो इनकम नहीं कह सकते। ये बात समझ में आनी चाहिए। इसमें ये क्लियर हुआ पॉइंट कि पहले जो भी आवक है वो इनकम नहीं है।
यस सर। जो कोई लॉस होता है फिर वो एक्सपेंस चलाएगा। हाँ नेचुरली लॉस जो है एक्सपेंस हो जाएगा। 20,000 की चीज हमने 19,000 में बेची तो 1,000 का लॉस हो गया हमारा, और 20,000 की चीज 21,000 सर में। तो फिर वो लॉस कैसे पूरा करेंगे उन लोग? अब लॉस तो पूरा नहीं हो सकता, वो अपनी पूंजी में से पूरा होगा। आपकी जो कैपिटल है वो कम हो जाएगी, बस और कोई तरीका नहीं लॉस को पूरा करने का। लॉस तो कैपिटल कम हो जाएगी। आपने आप मैं अगर बिजनेस की बात करूँ, आपने बिजनेस में 50,000 रुपए लगाया है, 2,000 का लॉस हो गया तो आपका कैपिटल घट के 48,000 हो गई, दैट इज लॉस। तो उसको आप पूरा नहीं कर सकते कहीं से, ठीक है। ये चीज क्लियर है यहाँ तक? कोई और किसी को डाउट है कुछ? हाँ सर प्रत्येक व्यक्ति सर क्लब में चंदा देने वाला सर उसका सदस्य होना आवश्यक है और उसके मतलब बोले तो उपयोग करना आवश्यक होता है क्लब के जो भी कुछ संपत्तियां हैं जो देखिए, चंदा देता है। मैंने दो चीज बताई आपको कि क्लब के अंदर चंदा देना और सब्सक्रिप्शन देना दो अलग अलग बात है। सब्सक्रिप्शन वो देगा जो उस क्लब की फैसिलिटी को यूज कर रहा है, लेकिन डोनेशन कोई भी दे सकता है। मैं किसी क्लब में मैं चाहता हूं कि यहाँ पे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई एक क्लब है ना, जिसके अंदर या कोई ऐसा आश्रम है जिसके अंदर वृद्धाश्रम है, तो मैं वृद्धाश्रम को सब्सक्रिप्शन नहीं दूंगा, मैं वृद्धाश्रम को डोनेशन दूंगा। मैं अगर वृद्धाश्रम में रहता हूं तो मैं सब्सक्रिप्शन दे सकता हूं, मैं वृद्धाश्रम में नहीं रहता, मैं उनको क्या दूंगा? डोनेशन दूंगा। तो डोनेशन जो है वो कोई भी दे सकता है, लेकिन सब्सक्रिप्शन तो वो देगा ना जो उसको यूज कर रहा है। आप Yes. संस्था को मदद करना चाहते हैं तो आप डोनेशन देंगे, आप उस संस्था का बेनिफिट ले रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन देंगे। कुछ अनाथ बच्चों का आश्रम वो है, सेंटर है, कुछ 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 जिसको कहते हैं डिसेबल, जो 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 है ना, जो जो किसी वजह से अपाहिज है बच्चे, ब्लाइंड है ना, या फिजिकली वीक है, उनका कोई सेंटर है जो वहां पे उनका इलाज होता है या जहाँ वो रहते हैं, तो मैंने उनको मदद करने के लिए उनको चंदा दूंगा, मैं सब्सक्रिप्शन नहीं दूंगा। सब्सक्रिप्शन कौन देगा? जो उस फैसिलिटी को यूज करता है, वो सब्सक्रिप्शन देगा। मैं किसी क्लब का मेंबर हूं जहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती, खिलाते, मैं खेलने जाता हूँ वहां पे इस टाइम, तो मैं वहां पे सब्सक्रिप्शन दे सकता हूँ और मैं डोनेशन भी दे सकता हूँ। तो डोनेशन देने के लिए तो कोई मेंबर होना उसका, और डोनेशन देने के लिए उसकी फैसिलिटी को यूज करना जरूरी नहीं है। डोनेशन तो नॉन मेंबर भी दे सकता है, समाज का कोई भी व्यक्ति डोनेशन दे सकता है, किसी भी चीज को दे सकता है, ठीक है। लेकिन सब्सक्रिप्शन तो वही देगा जो उस क्लब का मेंबर है या उस क्लब की फैसिलिटी को, उस संस्था की फैसिलिटीज को यूज कर रहा है, वो सब्सक्रिप्शन देता है। इज दैट ओके? बट जैसे कोई ऑर्फनेज रहता है उसमें कैसे बच्चा वो दे सकता है मैं सब्सक्रिप्शन? समझा नहीं, क्या चीज? तो जैसे कोई ऑर्फनेज है हाँ तो उस पे कोई सब्सक्रिप्शन कैसे दे सकता है? भाई, अगर ऑर्फनेज में जो बच्चे रहते हैं, है ना, अगर उनसे पैसा लिया जा रहा है किसी वजह से, तब दे सकता है। वो अलग बात है कि नहीं लेंगे, वो ऑर्फन कहाँ से लेके आएगा पैसा। लेकिन अगर ऐसा है, भाई ऐसा हो सकता है ऑर्फनेज हो, लेकिन वहां पे बड़े बड़े बच्चे भी रहते हो, 25-25 30-30 साल के भी रह रहे हैं, अभी वो जो रह रहे हैं वो ऑर्फन बचपन से, तो आप कमाने लग रहे हैं तो उनसे लिया जा सकता है। तो वो अलग बात है कि आप ऐसे बच्चों से क्या लोगे सब्सक्रिप्शन, तो ऐसे ऐसे सेंटर तो सिर्फ डोनेशन पे चलेंगे। मैंने आपको एग्जाम्पल एक दिया है कि जो लोग किसी सदस्य, किसी क्लब के, किसी संस्था के सदस्य हैं, उनसे जो आप शुल्क ले रहे हैं वो सब्सक्रिप्शन, आप चाहे वो कोई भी हो, मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपसे, ठीक है। लेकिन डोनेशन तो कोई भी दे सकता है, किसी को भी दे सकता है। तो ये डिफरेंस है डोनेशन में और सब्सक्रिप्शन। मेंबरशिप फीस को इसी हिसाब से चंदे की बजाय सदस्यता शुल्क कहना ज्यादा सही है, और चंदा तो डोनेशन होता है, वो तो किसी को दे सकता है। एनी अदर क्वेरी? किसी और को कुछ पूछना है इसके अंदर? सर सब्सक्रिप्शन हर ईयर दिया जाता है? मैंने आपसे कहा कि दोनों हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, हाफ हो सकता है, 2-2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो, वो तो आपके ऊपर है, आप कैसा चाहते हो। सब्सक्रिप्शन आप हर महीने लेना चाहते हो, हर माह के हिसाब से? सर एक साथ भी दिया जा सकता है ना सारा? नहीं, वो दिया तो कैसे भी जा सकता है, लेकिन सवाल उठता है कि संस्था मांग कैसे रही। मांग संस्था जो है हर महीने के हिसाब से मांग सकती है, सालाना मांग सकती है, द्विवार्षिक मांग सकती है कि 2-2 साल के एक साथ दीजिए।
या त्रिवार्षिक मांग सकती है, वो अपने ऊपर है। या लाइफ टाइम मांग सकती है, भाई पूरी लाइफ मेंबरशिप फीस एक साथ दे दीजिए आप। एक साथ हम बार बार थोड़ी लेते रहेंगे एक साथ दे, तो ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, Yes, sir. एनी अदर क्वेरी इस पे? और कोई क्वेश्चन पूछिए बस। तो इस हिसाब से ये आपके बेसिक डिफरेंस। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और उन चीजों को थोड़ा सा और हम डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए ये चीज आपको तो सबको खैर अब मालूम है कि जब हम ये जो चैप्टर आपका ये एनपीओ का फाइनल अकाउंट्स की बात करता है कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट्स कैसे बनता है, अंतिम खाते कैसे बनते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स में एनपीओ की 3 चीजें आती है। एक है जिसको हम कहते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, एक है जिसको हम कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक है जिसको हम कहते हैं बैलेंस शीट। अब मैं आपसे जो बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। व्हाट इज रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, ये है क्या? पहली बात आपको 2-3 चीजें समझनी है कि जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है ये और कुछ नहीं है, ये एक कैश बुक की तरह होती है। मतलब ये कैश बुक की समरी होती है। समरी माने कैश बुक का निचोड़ होता है। इसके अंदर जो साल भर में कैश बुक में ट्रांजैक्शंस आए उनको हम ब्रीफ में लिख देते हैं। मैंने थोड़ा बहुत इसका आपको आइडिया दिया था कि कैश बुक के अंदर हम क्या करते हैं कि जितनी बार जो भी पेमेंट आता है उतनी बार लिखते हैं, और जितनी बार हम जो भी पेमेंट करते हैं वो हम लिखते हैं। तो कैश बुक के अंदर हम ट्रांजैक्शंस को उतनी बार लिखते हैं वो जितनी बार होते हैं। लेकिन जब हम समरी बनाते हैं तो समरी के अंदर हम क्या करते हैं, यहां हम लिखते हैं बैलेंस। ये बैलेंस कौन सा है? जो साल के शुरू में हमारे पास कैश और बैंक में पैसा था। साल के शुरू में जो हमारे पास कैश में पैसा था और जो साल के शुरू में हमारे पास बैंक में पैसा था, उनको हम लिखते हैं और ये हमारा टोटल पैसा साल के शुरू में था। और साल भर में जो भी हमें रिसीट्स हुई, जो भी हमें डोनेशन मिला है, वो साल भर का जोड़कर एक साथ लिखेंगे। साल भर में हमें जो सब्सक्रिप्शन मिला है वो सब कुछ जोड़कर एक साथ लिखेंगे। साल भर में हमने जो लोन लिया है वो भी हम लिखेंगे। अगर हमने कोई मशीनरी बेची है उससे जो पैसा आया वो भी लिखेंगे। तो ये जो हमारा प्राप्तियां हों, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जो है, इसके अंदर हम सारी प्राप्तियों को एक एक बार पूरे साल के टोटल के साथ लिखते हैं। तो ये जो बैलेंस है यहाँ पे ये बताता है साल के शुरू का बैलेंस। दिस इज कॉल्ड ओपनिंग बैलेंस। और ये जो कुछ हमें मिला है, इसी ढंग से जो हम पेमेंट्स करते हैं, हमने जो सैलरीज दी, हमने जो रेंट दिया, हमने जो साल भर में न्यूज़पेपर खरीदे, हमने साल भर के अंदर जो टेलीफोन खर्चे थे, हमने साल के बीच में कोई इक्विपमेंट खरीदा था, हमने साल के बीच में कोई और मशीनरी खरीदी थी,
जो कुछ हमने खर्चे किए थे वो सब उसका। लोन चुकाया वगैरह इसीलिए आ जाएगा। क्या चीज? हमने लोन पे किया। हाँ, हमने लोन लिया था और हमने जब लोन पे वापस चुकाया तो वो भी इधर आया। इस लोन पर हमने कोई इंटरेस्ट दिया तो वो भी आया। तो ये कुछ हमें मिला और ये कुछ हमने दिया, तो लास्ट में आ जाएगा बैलेंस। अब हमारे पास कितना बैलेंस बच रहा है? कितना बैलेंस बच रहा है? तो दिस इज कॉल्ड एसेंस। ये समरी है कैश बुक की। कैश बुक में बैलेंस साइड भी आ सकता है। बैलेंस क्रेडिट क्या चीज फिर से बोलो। तो बैलेंस क्रेडिट डाउन और इस साइड भी आ सकता है। कैश का बैलेंस कभी भी डेबिट साइड क्रेडिट डाउन नहीं आएगा। कैश का बैलेंस तो कभी एक सेकंड, कैश का बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। जितना आपने आया उतना ही खर्च करोगे ना, आप उससे ज्यादा तो खर्च कर नहीं सकते। बैंक का हो सकता है, तो वो सब बातें बाद में, थोड़ा धीरे धीरे। अभी ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। तो ये चीजें जो है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के अंदर कोई डेट कॉलम नहीं होता, ऊपर बस हेडिंग आती है और ये हम लिख देते हैं फॉर द ईयर, किस साल का हमने बनाया। और ये पूरे साल भर में जो हमारे कैश ट्रांजैक्शंस हैं, कैश के और बैंक के दोनों, ये सारे जो भी कैश में पैसा आया, जो भी बैंक में आया, जो हमने कैश से दिया, जो हमने बैंक से दिया, वो सारे ट्रांजैक्शंस हम इसमें लिख देते हैं और ये हमारी समरी बन के तैयार हो जाती है। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? सर इसका सर बैलेंस क्रेडिट डाउन कैश का और बैंक का कैसे निकालेंगे? वो आपको कैश बुक में दिया होगा ना, जब आपने ये इससे, वो तो कैश बुक जब आपने बनाई थी तो उसके अंदर कैश बुक के अंदर मालूम होगा ना कितना बैलेंस बच रहा है, वही लिखना है आपको इसके अंदर। ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा? क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्वेश्चन करना तो वो करेंगे, क्वेश्चंस पे आएंगे अभी। आप उसके, आप पहले समझिए है क्या, वो क्वेश्चंस पे देखेंगे आप क्या करना है। ठीक है, ये आपका बनता है। अब यहाँ पर मैं जो 2-3 चीजें जो आपको कहनी है वो समझिए आप। जो बात मुझे कहनी वो ये कि ये जब आप यहाँ पे दिखाते हो कि जो आपका डोनेशन मिला, सब्सक्रिप्शन मिला, ये पैसा किसी भी साल का हो सकता है। मान लीजिए रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में 31 मार्च 2021 को बना रहा हूँ, मतलब ये 2020-21 का है। तो ये सब्सक्रिप्शन अगर आपको 19-20 का इस साल मिला है, 20-21 का तो मिला ही मिला है इस साल का, अगले साल का मिला है, ये जिस भी साल का पैसा मिला है हम उस साल का इसके अंदर लिखते हैं। हम ये नहीं देखते कि इस साल इसमें इस साल मिला है, लेकिन अब हो किसी साल का पैसा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमने किराया अगले साल का भी दे दिया, तो यहाँ तो पूरा किराया लिखेंगे ना, जो दिया वो लिखेंगे, इस साल से मतलब नहीं है। तो कहने का इसको हम कैसे कहते हैं कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में हम करंट ईयर की फिगर भी लिखते हैं, हम नेक्स्ट ईयर की फिगर भी लिखते हैं और हम पास्ट ईयर की फिगर भी लिखते हैं, हम पिछले साल की भी लिखते हैं। एक दूसरी चीज इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम रेवेन्यू रिसीट्स भी लिखते हैं और कैपिटल रिसीट्स भी लिखते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स से मतलब क्या? रेवेन्यू रिसीट्स माने हमारे रोजमर्रा की जो रिसीट्स हैं या पेमेंट्स। कैपिटल रिसीट्स मतलब हमने जो एसेट्स बेची है या सब चीजें की है। तो हम रेवेन्यू रिसीट्स भी लिखते हैं, कैपिटल रिसीट्स, इसी ढंग से हम रेवेन्यू पेमेंट्स भी लिखते हैं और कैपिटल पेमेंट्स भी लिखते हैं, वो हम सारी चीजें लिखते हैं। तो इस ढंग से हमारा ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स का किसी पर्टिकुलर ईयर से कुछ लेना देना नहीं। रिसीट्स एंड पेमेंट्स का उसके प्रकृति से भी लेना देना नहीं कि वो कैपिटल नेचर का है कि रेवेन्यू नेचर का है। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा क्या? बेटा अभी सिर्फ रिसीट्स एंड पेमेंट्स की हम बात करें, पहले एक एक चीज करें। आप लोग बहुत सारे मतलब एक एक पॉइंट पे समझते चले, सब चीज करें। रिसीट्स एंड पेमेंट्स में हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स, करंट ईयर का, पास्ट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का, सब में हमको जो भी पैसा मिला वो हम लिखेंगे, हमने जो भी पेमेंट किया वो हम लिखेंगे, वो चाहे किसी भी साल का हो, उसका नेचर कुछ भी। दैट इज ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स की खास बात है। ठीक है,
तो अभी मैंने आपको ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाया, तो आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की कुछ खास बातें ध्यान में रखनी। पहली बात, रिसीट्स एंड पेमेंट्स में सिर्फ कैश और बैंक के हम ट्रांजैक्शंस लिखते हैं। एक, ये ट्रांजैक्शंस करंट ईयर के हो सकते हैं, नेक्स्ट ईयर के हो सकते हैं, या फिर वो प्रीवियस ईयर के हो सकते हैं, पिछले साल के हो सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो पैसा हमने इस साल मिला है या इस साल हमने दिया है तो हम उसको रिसीट्स एंड पेमेंट्स में लिखेंगे। दूसरा, इसके अंदर कैपिटल नेचर के भी आइटम आते हैं, मतलब एसेट्स खरीदी या बेची, ठीक है, और रेवेन्यू नेचर के भी आते हैं, मतलब हमें डोनेशन मिला, सब्सक्रिप्शन मिला या दिया। रेवेन्यू नेचर के आइटम कौन से? दोनों, सैलरी दी इस साल की, दी कुछ भी दी, तो इसके अंदर कैपिटल नेचर एंड रेवेन्यू नेचर दोनों तरह के आइटम्स आते हैं। तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के अंदर हम ये नहीं देखते वो किस साल का है, हम ये नहीं देखते उसका नेचर क्या है। मशीनरी खरीदेंगे तो वो भी आएगा, मशीनरी बेचेंगे तो वो भी आएगा, सब्सक्रिप्शन मिलेगा तो भी आएगा, सैलरी देंगे तो भी आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किस चीज का। तो ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की ये डिफरेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ये इसलिए हो जाता है कि जब हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो उसका अलग है, इस वजह से ये डिफरेंस थोड़ा सा समझना जरूरी है, ठीक है। यहां तक जो चीज मैंने कही है इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैंने अभी जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के बारे में बताया, इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या? दूसरा क्वेश्चन है कि सर बैलेंस कुछ भी आ सकता है, मतलब कुछ भी से क्या मतलब है? मैं कुछ भी से नहीं समझा, कुछ भी क्या? व्हाट इज कुछ भी? सर इसका हमेशा बैलेंस मैंने आपसे कहा कि कैश का तो माइनस में बैलेंस आ ही नहीं सकता ना। यस सर। कैश जितना है उतना ही तो खर्च करोगे, उससे ज्यादा कैसे खर्च कर सकते हो? ठीक है, तो इसका बैलेंस कुछ भी नहीं आ सकता। ऐसा अगर हम कहते हैं कि नहीं आ सकता कि आप कुछ भी आ जाएगा बैलेंस, वो चीज इस शीट में भेज दूंगा। और कोई चीज रिसीट्स एंड पेमेंट, सिर्फ रिसीट्स एंड पेमेंट्स की बात करें। रिसीट्स एंड पेमेंट्स में कुछ चीज समझना है कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स कैसे बनते हैं। इसका नेचर तो रियल रियल, अकाउंट, इसका नेचर रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट माने डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? जो आए उसको डेबिट करो तो ये डेबिट हो जाता है, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो, तो हम जब देते हैं तो क्रेडिट कर लेते हैं। और कोई भी रियल अकाउंट का कभी भी माइनस बैलेंस नहीं होता, सारे रियल अकाउंट के डेबिट बैलेंस होते हैं, तो इसका भी डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता इसका, ठीक है। वो बैंक में कभी कभी होता है ओवरड्राफ्ट में, बट नॉर्मल तो डेबिट बैलेंस हो सकता है, डेबिट ही होगा। और कैश है तो कैश का तो क्रेडिट होने का सवाल ही नहीं उठता। तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट से कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर? Anything, any confusion in this receipts and payments account? No, sir. मैं आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स के क्वेश्चन दूंगा तो आपको बनाने में क्या ध्यान रखनी कि जो भी अमाउंट रिसीव हो रहा है वो आपको रिसीट्स में लिखना है, और जो भी आप पे कर रहे हैं वो पेमेंट में लिखना है। जैसा आपने क्वेश्चन पूछा था कि सर ये इसके अंदर आमदनी है क्या जो मिलता है? आमदनी तो नहीं है लेकिन आवक, जिस भी चीज से जो भी आवक हो रही है और जिस भी चीज की जो भी आवक हो रही है वो सारा का सारा रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में लिखा जाएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान कर लीजिए। हाँ, हिंदी में भी मैं कोशिश करूंगा मैं लेकिन अभी जो मैं भेज रहा हूँ शीट तो जो तैयार है, इंग्लिश की एक पहली वाली शीट जो मैंने भेजी उसमें कुछ चेंजेस हैं वो भेज दूंगा, और दूसरी शीट भी भेज रहा हूँ जिसके अंदर आपको न्यूमेरिकल्स होंगे, लेकिन वो अभी तो न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, अभी ये सब इवॉल्व हो रही है, इस चीजें करते जा रहे हैं, ठीक है। अल्ट्रा, ओके। तो ये मैं भेजता हूँ, इनको आप करिए क्वेश्चंस को और फिर मुझे आप भेजिएगा, फिर हम इसके बाद देखेंगे कि हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है। ओके ओके। ओके।